हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 इनसाइड द एटम फ्रॉम 8th साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इनसाइड द एटम मतलब हम एटम के अंदर जो जो प्रेजेंट होता है या मतलब उसकी हिस्ट्री या बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके पहले हम ये टर्म तो जान ले कि एटम का मतलब होता क्या है, तभी तो हम उसके आगे उसके बारे में जानेंगे थोड़ा। तो एटम इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, एकदम टाइनी सा। ठीक है, इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो अब हम समझेंगे मैटर क्या होता है। वो तो हमें समझा, एटम इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, लेकिन मैटर क्या होता है? तो मैटर वो होता है जिसका कोई मास हो, मास मतलब वजन, और वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे कि अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ तो मैं आई एम अ मैटर, क्योंकि मेरा एक मास है, मेरा कोई भी मेरा वेट है और मैं एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती हूँ, तो मैं एक मैटर हो गई। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ प्लांट का, तो ये भी एक मैटर है क्योंकि इसका भी कोई वजन है और ये भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो हमें मैटर का तो समझ में आ गया। तो एटम्स क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अपना मैटर का। अगर मैं अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो हमारी बॉडी सेल से बनती है। सेल हमारा एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। फिर सेल से बनता है टिश्यू, बहुत सारे सेल जब इकट्ठा होते हैं तो बनता है टिश्यू। फिर टिश्यू से बनता है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन, हैंड, लेग्स। अब ऑर्गन को मैं उसको अच्छे तरीके से मैं जोड़ दूँ अच्छे तरीके से तो बन जाएगा एक ह्यूमन बॉडी। तो इसी तरीके से जैसे हम बायो में इसको बायोलॉजी से हम इसको रिलेट कर पाएंगे। तो एटम सेम सेल जैसा होता है, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट। फिर एटम को मैं ज्वाइन करूंगी तो हमें मिलेगा मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल से बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलेगा हमें एलिमेंट, और उसी तरीके से हमें एलिमेंट से मिल जाएगा हमारा कंपाउंड। ठीक है, तो एटम हो गया हमारा सबसे छोटा पार्टिकल, फिर उसको मैंने कंबाइन किया तो बन गया मॉलिक्यूल, उससे बना एलिमेंट, फिर हमारा लास्ट बड़ा सा कंपाउंड होता है। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल ले सकती हूँ। अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम लूँ, मैं हाइड्रोजन एटम बोल रही हूँ क्योंकि एक सिंगल है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एक और हाइड्रोजन एटम ले लिया, उसको मैं H2 लिखती हूँ, तो ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया हमारा एटम। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल ले लिए। आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट है, आपको पूछा है कि आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और आपको पूछा है कि टिक करो कि क्या ये जो वाटर है, ऑक्सीजन है, ये क्या है? एटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, क्या है? तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में दो, देखो अभी H2O, ये एटम तो नहीं हो सकता क्योंकि एटम सिंगल होता है, एक सिंगल पार्टिकल होता है, लेकिन ये वाटर दो पार्टिकल्स इसमें है, एक ऑक्सीजन है और एक हमारा हाइड्रोजन है। तो ये तो एटम नहीं हो गया, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल। फिर पूछा है कि क्या ये सिंगल टाइप ऑफ एटम है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है? सिंगल टाइप ऑफ एटम तो नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग है मॉलिक्यूल्स है, तो ये हमारा आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स में, तो इधर हमने टिक मार्क किया। फिर पूछा है कि ये एलिमेंट है या कंपाउंड है, तो ये हमारा हो जाता है कंपाउंड क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है, एलिमेंट नहीं है, ये हमारा कंपाउंड होता है। फिर अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूंगी ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में भी दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, O2 मतलब दो ऑक्सीजन, तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल हो जाता है, एटम नहीं होगा। सिंगल टाइप डिफरेंट टाइप पूछेंगे तो इट इज अ सिंगल टाइप क्योंकि ऑक्सीजन के ही दो मॉलिक्यूल है। ठीक है, और एलिमेंट या एलिमेंट है, वाटर एक बड़ा सा कंपाउंड होता है तो इसलिए कंपाउंड लिया, लेकिन ऑक्सीजन इज अ एलिमेंट। ठीक है, हीलियम का तो ऑलरेडी ठीक है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो इट इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल क्योंकि वी हैव दो दो हाइड्रोजन है हमारे पास। सिंगल टाइप डिफरेंट टाइप पूछा तो इट इज अ सिंगल टाइप, और ऑब्वियसली एलिमेंट है ये। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट हो गया। तो ये था हमारा एटम की कुछ बेसिक चीजें। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम को अपनी तरीके से डिस्क्राइब किया। जैसे मैंने बताया कि इट इज़ अ टाइनी, छोटा, वो तो ऐसे आपको समझने के लिए टर्म्स से, लेकिन आपको रियल टर्म समझने पड़ेंगे, तो इस वजह से साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी थियोरी लाई। ठीक है, तो हम वो एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा जनरल नॉलेज है आपके लिए। इंडियन फिलोसोफर कन्नड
सिक्स सेंचुरी बीसी, मतलब इतने साल पहले, 6th सेंचुरी बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, इन्होंने एक मतलब एक डेफिनेशन दी थी, स्टेटेड दैट देयर इज अ लिमिट टू डिवाइड मैटर इनटू स्मॉल पार्टिकल। एक लिमिट होता है। आप देखो छोटी सी, आपको देखो आप, मैं इसको कट कर सकती हूँ, ठीक है, इसको कट कर सकती हूँ, अगेन मैं इसको कट कर सकती हूँ। जब इसका एक छोटा सा पार्टिकल हो जाएगा तो मैं इसको नहीं कट कर पाऊंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही छोटा है। तो एक किसी भी पार्टिकल को डिवाइड करने की एक लिमिट होती है। द इनडिवाइजेबल पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट मैटर वेयर नेम्ड बाय कन्नड़ मुनि एज परमाणु। तो इन्होंने बेसिकली परमाणु एक टर्म दिया था विच इज एन इनडिविजिबल, जो कि आगे डिवाइड नहीं हो सकता, जिसका मीनिंग, उसका मीनिंग भी बताया, मीनिंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इसका मतलब, परमाणु का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इतना स्मॉल कि उसको हम आगे डिवाइड कर ही नहीं सकते। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट परमाणु इज इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब इसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इनडिविजिबल बोला है मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टेबल बोला है मतलब हम इसको आगे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। फिर आते हैं हमारे ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस 5th सेंचुरी बीसी में। इन्होंने क्या कहा था, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल एंड दिस कैन नॉट बी डिवाइड। इन्होंने भी सेम चीज कही थी कि मैटर मतलब मैटर इज अ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर वॉज नेम्ड बाय डेमोक्रिटस एज एटम। जो मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या था, एटम, तो उन्होंने भी ये टर्म दिया था एटम, ठीक है। इन ग्रीक लैंग्वेज एटम मीन्स द वन विच के नॉट बी कट, वही सेम चीज बोली है इन्होंने भी। तो ये था हमारा बेसिक। फिर आते हैं हम रियल टर्म्स पे, जो हमारे साइंटिस्ट आए थे, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम को अच्छे से डिस्क्राइब किया था, प्रूफ के साथ विथ डायग्राम, परफेक्ट स्ट्रक्चर वगैरह दिया था। तो वो थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ही वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, उनका पूरा नाम था जॉन डाल्टन। कब उन्होंने थ्योरी लाई थी, 1803 में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल। सेम चीज उन्होंने भी कही थी कि मैटर इज इनडिविजिबल, मतलब वो आगे डिवाइड नहीं होता और ना ही वो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसको। All atoms of an element are alike while different element have different atoms with different mass. एक साथ जो एलिमेंट्स रहेंगे, अगर मैंने हाइड्रोजन के बहुत सारे सेम एलिमेंट ले लिए, मतलब एच बहुत सारे ले लिए, तो दोनों, तो जितने भी हाइड्रोजन रहेंगे सबका प्रॉपर्टी एक जैसा रहेगा, क्योंकि वो सब एक ही है ना, एक ही एलिमेंट के में बिलोंग करते हैं। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो वो अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग रहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो सेम ही रहेंगे। तो उन्होंने भी यही कहा था। द एटम एज डिस्क्राइब बाय डाल्टन टर्न्स आउट टू बी हार्ड सॉलिड स्फीयर विथ नो इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन्होंने ये कहने से पहले इन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया था कि आप अगर बूंदी का लड्डू लोगे और एक बॉल लोगे, उन दोनों को आपको प्रेस करना है, ठीक है। बूंदी के लड्डू की अगर हम बात करें तो अगर आपने उसको प्रेस कर लिया तो वो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर वो पूछे कि क्या दिखता है अंदर, तो आप बोल सकते हो ना कि बूंदी के अंदर छोटे छोटे बूंदी मिलके एक लड्डू बनता है, गोल गोल हम बनाते तो एक बूंदी का लड्डू मिलता है। लेकिन अगर मैंने बॉल को कट किया, पीसेस में कट किया, तो वो पूरा खाली होगा, ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं, देयर इज नो इंटरनल स्ट्रक्चर। तो वही वो जो बॉल है वो हमारा एटम है। बूंदी का लड्डू वो ऐसे ही दिया था, लेकिन जो हमारा एटम है वो बॉल से ज़्यादा रिलेट करता है। तो उन्होंने क्या बोला कि टर्न्स आउट टू बी हार्ड, बॉल भी हार्ड रहते हैं तो एटम भी हमारा हार्ड मॉलिक्यूल होता है। सॉलिड स्फीयर, दोनों भी सॉलिड है, विथ नो इंटरनल स्ट्रक्चर, और दोनों ही अंदर से खाली है, खोखला है, दोनों भी, बॉल भी अंदर से खाली रहता है। तो ये बॉल का एग्जाम्पल देके इन्होंने अपना बात प्रूफ किया। द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन एन एटम। जो एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट है। अगर इधर कोई 10 kg मास है तो इधर भी 10 kg मास ही होगा, मतलब इक्वली डिवाइड है मास उसका, ठीक है। तो ये था हमारा डाल्टन का। इन्होंने ये पिक्चर लिया था, सेम बॉल जैसे ही दिख रहा है, अंदर से एकदम खाली। ये जॉन डाल्टन का पिक्चर है और ये हमारा उन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो इनकी फोटो है। फिर हमारे आए दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था जे थॉमसन। द साइंटिस्ट जे थॉमसन डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली दैट द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड एन एटम हैव ए मास
1800 टाइम्स लेस देन अ हाइड्रोजन एटम। तो वो आए और उन्होंने कहा कि देयर इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड एन एटम। उन्होंने बोला कि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जिसका मास है वो 1800 टाइम्स लेस देन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है उस मतलब इनका जो मास था वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का वो 1800 टाइम्स कम है हाइड्रोजन एटम्स के। लेटर दिस पार्टिकल्स वे नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की जो बात कर रहे थे वो बाद में इनका नाम रख दिया हमने मतलब उन्होंने उनका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन्स। कॉमन सब्सटेंस आर यूजुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो कॉमन सब्सटेंस होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो वो आए, उन्होंने अपना अच्छी तरीके से बताया। लेकिन अब कोई भी चीज़ बताते हो तो उसका प्रूफ, दुनिया वाले उसके प्रूफ मांगते हैं कि भाई ये हुआ कैसे, ये आप किस तरीके से बोल सकते हो। तो इनको भी ऐसे लोगों ने छोड़ा नहीं, ऐसे बोल के नहीं जा सकते, आपको प्रूफ करना पड़ता है आपका पॉइंट कि आपने ऐसा क्यों बोला, क्यों ही वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, फिर क्यों वो चार्ज इलेक्ट्रिकली मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन ही क्यों बोला। तो ये इन पे लोगों ने भी ऐसा पूछा कि क्यों ऐसा आपने बोला। तो फिर ये अपना एक मॉडल लेकर आए जिसको हम बोलेंगे थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक मॉडल लाया। तो फिर द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम पुट फोर्थ बाय थॉमसन इन द ईयर 1904। फिर 1904 में इन्होंने अपना दूसरा मतलब मॉडल लाया अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला मॉडल है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। According to this model, the positive charge is distributed throughout the atom and the negatively charged electrons are embedded in it. इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये इनका डायग्राम है। तो इन्होंने कहा था जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहे हैं। फिर जो नेगेटिव चार्ज है वो भी उसके अंदर एम्बेडेड है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे और ये साथ में नेगेटिव चार्ज भी अंदर है। The distributed positive charge is balanced by the negative charge on the electrons. Therefore, the atom becomes electrically neutral. अब ये चीज़ आप मैथ से रिलेट ज़्यादा कर पाओगे। अगर इधर -1 है और एक +1 है तो वी नो माइनस प्लस गेट कैंसिल हो जाएगा। तो अगर सपोज इधर 5 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और साथ में 5 नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो फिर उन्होंने भी यही बोला कि अगर मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर लिया तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन गया। मतलब इन्होंने अपना जो बोला था वो उन्होंने प्रूफ कर दिया ये डायग्राम की मदद से। ठीक है, तो फिर उसके बाद प्रूफ करने के बाद लोग फिर एक्सेप्ट करते जब आप कोई भी चीज़ को प्रूफ करोगे। तो इससे साबित होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज थे और नेगेटिव चार्ज को उन्होंने बैलेंस कर लिया और इस वजह से द एटम्स बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, फिर ये हमने अब तक दो साइंटिस्ट के बारे में देखा। फिर आते हैं हमारे थर्ड साइंटिस्ट जिनका नाम है रुदरफोर्ड। उन्होंने भी अपना एक मॉडल लाया विच इज़ नोन एज रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम 1911 में। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग साइंटिस्ट आ रहे हैं और वो अलग अलग थियोरीज भी ला रहे हैं। ठीक है, रुदरफोर्ड टूक अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल, थिकनेस इज 10⁻⁴ मिलीमीटर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वेरी थिन गोल्ड फॉइल लिया जिसकी थिकनेस भी मेंशन की है एंड बम्बार्डेड इट विथ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब जो ऐसे एलिमेंट जो रेडिएशन एमिट करते। ठीक है, तो ये डायग्राम है इधर। तो दिस आर अल्फा पार्टिकल्स, उसमें से मतलब ये हो रहे रेडिएशन निकल रहे और वो जा कहाँ रहा है, ये गोल्ड फॉइल, देयर इज अ बिटवीन में देयर इज अ गोल्ड फॉइल, गोल्डन फॉइल। ये सारे अल्फा पार्टिकल्स में जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो इधर जाके टकरा रहे। ठीक है, he observed that path of alpha particle by means of fluorescent screen around the gold foil। और उसके अराउंड there is a fluorescent screen जिसके मदद से वी कैन सी कि अंदर क्या हो रहा है। मतलब पार्टिकल्स टकराने के बाद गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद क्या हो रहा है वो हमें दिख सकेगा, इसलिए देयर इज अ फ्लूरेसेंट स्क्रीन। It was expected that the alpha particles would get reflected from the gold foil if the positively charged mass were evenly distributed inside the atom। पुराने साइंटिस्ट ने कहा था कि अंदर देयर इज अ क्या पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है, तो अगर ऐसा है तो हमारे जितने भी जो टकरा रहे जितने भी पार्टिकल्स टकरा रहे हैं वो वापस डिफ्लेक्ट होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे क्या, नहीं,
पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागेंगे, तो वैसे ही जैसे वो जा रहे, जो पार्टिकल्स टकरा रहे वो उनको वापस उल्टे पैर वापस आ जाना चाहिए। ये इनका एक्सपेक्टेशन था, ठीक है, क्योंकि इधर उन्होंने बोला था कि देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, मास हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव अगर वो जाएगा तो वो वापस आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ क्या, unexpectedly most of the alpha particles went straight through the foil. A small number of alpha particles get deflected from the original path through a small angle. पर ऐसा हुआ नहीं, उल्टा क्या हो गया, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एकदम स्ट्रेट ऐसे आर पार होके चले गए, और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट फ्रॉम, मतलब जिस पाथ से गए वो अपने मतलब डिफ्लेक्ट होना मतलब अपना दूसरा रास्ता लेके चले गए, आगे चले गए, ठीक है। A still smaller number of alpha particles get deflected through a larger angle, and surprisingly one alpha particle out of 20,000 bounced back in the direction opposite to the original path. देखो, कुछ गए सीधा, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए एक स्मॉल एंगल पे, कुछ डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल पे, और 20,000 में से कोई एक पार्टिकल रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। जैसे मैंने इधर बॉल मारी तो बॉल मतलब टच करके वापस मेरे पास आएगा, उसी तरीके से जो पार्टिकल्स थे मतलब 20,000 में से कोई एक गिना चुना पार्टिकल गया और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। तो ये इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इससे इन्होंने क्या निकाला कंक्लूजन, द लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल इंडिकेट्स दैट देयर वाज नो ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ। अगर मैंने आपको बोला कि आप सीधे सीधे जाओ, ठीक है, बीच में कुछ रखा नहीं है, तो आप सीधे सीधे चले जाओगे क्योंकि बीच में देयर इज नो ऑब्स्टेकल। तो कंक्लूजन क्या था कि जो पार्टिकल सीधा सीधा चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि उधर कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा। इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी मेनली एन एम्प्टी स्पेस, खाली होगा स्पेस, इस वजह से तो पार्टिकल्स चले गए सीधा सीधा इनसाइड द एटम इन द सॉलिड गोल्ड फॉइल, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या था, द स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल और बिग एंगल मस्ट हैव फेस्ड एन ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ। जो पार्टिकल्स वापस डिफ्लेक्ट हो गए मतलब उन्होंने जो अपना रास्ता चेंज करके चले गए, उनके साथ क्या हुआ रहेगा, उनके सामने कोई पाथ होगा। जैसे चींटी, अगर चींटी चल रही है और आपने आगे हाथ रख दिया, तो चींटी जो इधर से जा रही होगी आपके हाथ की वजह से वो रुक जाएगी, या तो वो पीछे चली जाएगी या तो वो अपना रास्ता चेंज करके आगे चली जाएगी। क्यों ऐसा किया उसने, क्योंकि सामने एक ऑब्स्टेकल है ना। तो वही इन्होंने भी कहा कि क्योंकि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सामने एक ऑब्स्टेकल होगा तभी तो सारे पार्टिकल्स ने अपने डायरेक्शन चेंज करके आगे बढ़ रहे। इट मीन्स दैट पॉजिटिवली चार्ज एंड हैवी पार्ट कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन वुड बी इन द सेंटर ऑफ दैट। सेंटर में देयर मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव देख के वो डर के वो अपना डायरेक्शन चेंज करके आगे जा रहा है। तो ये इन्होंने कंक्लूजन निकाले दो, ठीक है। फिर फ्रॉम दिस रुदरफोर्ड पुट फोर्थ अ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ पर एटम एज फॉलोज। फिर देयर वर 5 पॉइंट्स, उन्होंने क्या क्या बताया। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तभी तो वो डिफ्लेक्शन हो रहा है। ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, जितना भी ज़्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द मास है वो उनके न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट किया है, मतलब उनके न्यूक्लियस पे ज़्यादा मास है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जिनको इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया है, वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। जैसे सन के अराउंड जो ऑर्बिटल्स घूमते हैं ना, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। और फोर्थ था हमारा, द टोटल नेगेटिव चार्ज on the electron is equal to the positive charge on the nucleus. As the opposite charge are balanced, the atom is electrically neutral. मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो इस वजह से हमारा जो एटम के अंदर इट इज न्यूट्रल, देयर इज नो चार्ज। एंड फिफ्थ पॉइंट ये था कि देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस, और मतलब देयर इज एन एम्प्टी स्पेस, तभी तो पार्टिकल सीधा सीधा जा रहे थे क्योंकि देयर वाज कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं था। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स थे, ठीक है। एन एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज इट्स एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप ग्राउंड के 5-6 चक्कर लगा के आओ, आप लगाएं, क्या आपकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली घटेगी, क्योंकि थक जाओगे तो आपकी एनर्जी भी कम हो जाएगी।
तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसकी भी एनर्जी होती है, मतलब उसकी एनर्जी होती है, डिक्रीज हो जाती है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एटम डिस्क्राइब्ड इन रुदरफोर्ड मॉडल टर्न्स आउट टू बी अनस्टेबल. तो इन्होंने कहा कि जो हमारा मॉडल है वो अनस्टेबल है. इन रियलिटी हाउएवर ऑल एटम एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर स्टेबल. लेकिन रियलिटी में, ये तो रुदरफोर्ड ने बोला कि इट इज़ अनस्टेबल, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे स्टेबल होते हैं. दिस शॉर्टकमिंग ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज रिमूव बाय द एटॉमिक मॉडल. ठीक है, मतलब ये इनकी एक छोटी सी गलती की वजह से इनका मॉडल को हटा दिया गया, क्योंकि इन्होंने बस एक ही वर्ड बोला था कि इट इज़ अनस्टेबल, जबकि इट इज़ नॉट स्टेबल, जबकि इट इज़ स्टेबल. तो देखो, इतना मेहनत करने पर भी एक गलती होने के बाद भी इनका मॉडल हटा दिया ऐसे ही करके. तो ये फिर उसके बाद इसको प्रूफ किया दूसरे साइंटिस्ट ने. अगर एक का मॉडल रॉन्ग होता है तो उसको प्रूफ करने के लिए भी दूसरे साइंटिस्ट आते हैं. तो उसका फिर वो हमारा दूसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम था नील बोर इन द ईयर 1913 में. उन्होंने क्या बोला वो हम देखेंगे. बोर स्टेबल्स ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल which was in 1913. In the year 1913, Danish scientist Niels Bohr explained the stability of atom by putting forth स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल. जो रुदरफोर्ड ने अनस्टेबल का बताया था उसी को उन्होंने मतलब रॉन्ग प्रूफ करके उन्होंने उसको स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने पॉइंट्स रखे. द इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल आर एज फॉलोज. उन्होंने 4 पॉइंट्स, पॉस्टुलेट मतलब पॉइंट्स दिए, 3 पॉइंट्स है. The electrons revolving around the atomic nucleus lie in the concentric circular orbit at certain distance from the nucleus. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड. ठीक है, तो ये न्यूक्लियस समझ लो. तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मैथ्स में पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में. तो ये ऐसे होते हैं, तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में रिवॉल्व होते हैं. मतलब और उनका जो डिस्टेंस होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जैसे हम अगर मैं और मेरे जो सामने वाला कोई बंदा खड़ा है उसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा लाइक 10 सेंटीमीटर. तो इस वजह से तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन्स इधर खड़ा है, फिर उतने ही डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन्स इधर खड़ा है. ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से खड़े हो, मतलब एक दूसरे के पास रहते. सेकेंड पॉइंट ये था, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉन्स्टेंट वाइल इट इज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. ठीक है, जैसे अर्थ वाला मैंने जो एग्जांपल दिया, सन और अर्थ रिवॉल्व करते, तो वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. तो जो उनका डिस्टेंस होगा, जो एनर्जी होगी वो उनकी कांस्टेंट होगी. 2 चीज़ें हमने सीखा कि जो इनका दोनों का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स, इधर एक इलेक्ट्रॉन से इधर एक इलेक्ट्रॉन से, उन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगा और इनके बीच में का जो एनर्जी है वो होगा कांस्टेंट. ये 2 पॉइंट्स उन्होंने बताया. ठीक है, ये देखो इन्होंने एक पिक्चर भी दिया है. ये हमारा है न्यूक्लियस, उसके अराउंड हमारे इसको हम बोलेंगे शेल. इन्होंने इसको शेल बोला है. जो सबसे पहला है वो होता है के शेल, उसके बाद वाला होता है एल, फिर होता है एम, फिर होता है एन शेल. तो ये हमारे 4 शेल उन्होंने बताए थे हमको, के एल एम एन. ठीक है, तो ये था. फिर थर्ड पॉइंट ये था, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू एन आउटर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल. देखो, तो जो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब इनर, मतलब ये हो गया हमारा इनर ऑर्बिटल, इनर से हम आउटर पे जब जंप करेंगे तो जो हमारा एनर्जी होगा वो एब्जॉर्ब होगा. इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. आप घर में बंद हो, ठीक है, अंदर हो, इनर इनर मतलब घर में समझ लो. अब आपको मैंने बोला कि बाहर जाओ, आउटर, बाहर को आप आउटर समझ लो. तो आप जब अंदर से बाहर घूमने जाओगे तो आप सुन के एक्साइट हो जाओगे, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो मतलब एनर्जी इंक्रीज हो गई. इनर से हम आउटर गए तो हमारी एनर्जी इंक्रीज हो गई. ये आप याद रखो. मतलब आपको घर से बोला है, घर से आप घूमने जाओ, बाहर जाओ, इसका आप समझ लो. ठीक है, एंड व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट इट्स एमिट्स एनर्जी. और फिर मैंने आपको बोला कि आप बाहर से घर में आ जाओ, चलो अब घूम लिया बहुत ज़्यादा, अब अपने घर पे आ जाओ. तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपको बोला है घर में फिर से आओ, वही फिर बोरिंग ज़िंदगी जियो. ठीक है, तो फिर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर से बाहर जाता है, अंदर से बाहर, तो उसकी एनर्जी
वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब भी वो बाहर से अंदर आता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है, इट एमिट्स एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल। तो ये हमारे नील बोर ने बताया था, ठीक है, KLMN शेल के बारे में। अगला हम आगे का हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।